आज हम 4RR का एक राइड रिव्यू करेंगे। मैंने अभी जस्ट कोल्ड स्टार्ट किया इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद आवर जर्नी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 44 डिग्रीज़ हो चुकी है ये, तो लेट्स रोल। बहुत ही निम्बल बाइक है ये, अनलाइक अदर 4 सिलेंडर्स और से 4 सिलेंडर बाइक्स बहुत ही निम्बल है। मतलब ज़्यादा इनिशियल पावर नहीं है। इसको चलाने से एकदम से जो डर लगता है ना 4 सिलेंडर का, वो नहीं लगता। और इसका क्या है, 8000 आरपीएम तक ये कोई भी रेगुलर बाइक वैसा बिहेव करती है। हाँ, मतलब कोई 100 सीसी 150 सीसी वाली नहीं, बट हाँ मतलब आपकी कोई भी बिग सीसी 250 सीसी 300 सीसी केटीएम भी शायद इससे ज़्यादा अग्रेसिव हो। अभी हमने ड्रैग किया नहीं है उसका। मेरे पास एक केटीएम भी है RC390। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है उससे। रीज़न भी है, वो एक सिंगल सिलेंडर बाइक है, ये 4 सिलेंडर बाइक है। 4 सिलेंडर का कोई मुकाबला है ही नहीं। आई डोंट नो आपको अंदर कितनी आवाज़ आ रही होगी अभी बाइक की, बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, फुल सिस्टम लगाने के बाद जैसे ही इसकी आवाज़ आपके कान में पड़ती है, यू गेट टू सेट ऑफ की भैया और खींच, मज़ा आ रहा है, आवाज़ में और मज़ा आ रहा है। आपको हाईवे पे दिखेगा वो भी, जब मैं हाईवे पे पहुंच जाऊंगा तो आपको दिखेगा वो भी कि जैसे ही आवाज़ कान में जाती है थ्रॉटल अपने आप ही घूमने लग जाता है। मतलब यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ। आप जितना भी कोशिश कर लो, यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ। मैंने अभी कुछ दिन पहले इसका और 4R का कंपैरिजन डाला था, एक वीडियो डाला था जो मेरा बाइक्स को लेके एक पहला वीडियो था। तो लोगों ने थोड़ा पसंद भी किया उसको। तो मेरे पास उसमें एक व्यूअर का कमेंट आया था कि राइडिंग पोस्चर के बारे में मैंने उसमें कोई कमेंट नहीं किया। तो मैंने उनको बोला था कि राइडिंग पोस्चर का भी हम बताएंगे as soon as I put this review। तो इसका राइडिंग पोस्चर अग्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही प्यारा राइडिंग पोस्चर है। आप इसको लेके कितना भी दूर जा सकते हो, आप थकोगे नहीं। इनफैक्ट जो मेरी H2, जो मेरी टूरिंग वर्जन है H2 SX SE, उससे भी ज़्यादा स्ट्रेट पोस्चर है इसका। तो मतलब राइडिंग पोस्चर इज़ वेरी वेरी गुड फॉर लॉन्ग राइड्स, और सिटी राइड्स तो मैं इससे करता ही हूँ। मतलब मेरी डेली राइड बाइक है ये। मतलब अगर मेरे को ऑफिस जाना है या कहीं पे भी थोड़ा बहुत दूर जाना है, इनफैक्ट कई बार तो मैं दूध भी लेके आया हूँ इस पे। मेरे पास पहले निंजा 300 थी, तो मेरे दोस्त बोलते थे कि भाई ये इसकी दूध लाने वाली बाइक है। फिर निंजा 300 का और मेरा बहुत बना नहीं, मेरे उस पर बहुत एक्सीडेंट्स हुए, वो मेरे को बाइक सूट नहीं करी। मेरे मतलब अब तक जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, आई बीन राइडिंग सिंस 1993, मेरे अब तक जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं सिर्फ उसी बाइक पे हुए हैं। वो मैंने 2018 में ली थी, फिर मैंने वो अपने एक दोस्त को दे दी, बिकॉज़ मेरी और उसकी जब पटती नहीं है तो मैं उसको रख के करूँगा क्या। वो मैंने अपने दोस्त को दे दी। ही इज़ वेरी हैप्पी विद इट। बाइक हैड नो प्रॉब्लम्स व्हाट्सोएवर। प्रॉब्लम मेरी और उसकी पर्सनल बॉन्डिंग में थी, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मतलब वो 300 के बाद फिर मैंने KTM RC390 ली, तो वो मेरी दूध वाली बाइक बन गई। तो अब वो भी है, वो भी चलती है, उसको भी कभी कभी चलाते हैं, बट अब ये मेरी मेन डेली बाइक हो गई है। तो इसके ऊपर मैंने अच्छा खासा टाइम बिता लिया है। आप देख सकते हैं 3800 प्लस किलोमीटर्स ये चल चुकी है।
तो आई नो दिस बाइक इन एंड आउट नाउ। अगर आप एवरेज की बात करें तो इट डजेंट हैव अ वेरी गुड एवरेज, मिक्स्ड एवरेज देती है ये। मतलब आप अगर सिटी की बात करो, क्योंकि इसको जब जैसे ही चलाते हैं तो अपने आप मन करता है हार्ड पुश करो, हार्ड पुश करो। तो सिटी में ये 19-20 के आसपास की एवरेज देती है। और अभी इसको हम लोग एक लॉन्ग राइड पे भी लेके गए थे कसौली, तो इसने 25 प्लस की एवरेज दी है। तो मैं H2 पे था और मेरा एक दोस्त इस पे था, तो H2 ने और इसने ऑलमोस्ट, मतलब आप यूँ लगाओ कि हमने जब यहाँ से हम फुल टैंक करा के चले थे, तो जब हमने दोबारा जब पेट्रोल फिल कराया तो इसमें शायद 900 कुछ का पेट्रोल आया और H2 में 1000 कुछ का। तो मतलब 100 रुपये का फ़र्क था 10 लीटर्स में। अब आप देख सकते हो मैन्यूवर करना इसको कितना इजी है। बाहर निकलता हूँ, फिर वापस हाईवे पे मिलता हूँ आपसे। बस हम लोग आगे से एक यू टर्न लेंगे एंड वी आर ऑन द हाईवे। क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर इसका इतना मस्त काम करता है कि मैं तो फैन हूँ उसका। मेरे पास KTM में भी है क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर, बट उसका इतना स्मूथ नहीं है जितना इसका है। अब ये देखो, जैसे जैसे आवाज़ कान में जाएगी हाथ अपने आप चला जाएगा भैया, और भगा और भगा और भगा। और जो इसकी ब्रेकिंग है दैट इज़ आइसिंग ऑन केक, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है, मज़ा आ जाता है। मतलब इसकी स्टॉपिंग पावर, क्योंकि जितनी ज़्यादा पावर उतनी एफिशिएंट ब्रेक्स भी होनी चाहिए। ये देखो 8000 RPM पार करते ही ये पागल हो जाती है। उसके बाद फील होती है आपको एग्जैक्ट जो इसकी पावर है वो। और क्योंकि हल्की बाइक है, मैन्यूवर करना आसान है, तो भाई ट्रैफिक के अंदर से ऐसे निकलती है जैसे मक्खन में एक गरम छुरी। मज़ा आता है इसको चलाने में। आई लव दिस बाइक। लोग कहते हैं कि भैया जिस कॉस्ट में ये लिए उस कॉस्ट में आप Z900 भी ले सकते थे। बिल्कुल, Z900 से फार बेटर बाइक है इन टर्म्स ऑफ पावर। किसी भी दिन अगर मेरे दोस्तों के पास Z900 भी है, तो प्लान में है आगे हम दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों के ट्रैक्स भी करेंगे। बट आई वेरी वेल नो Z900 इसको ब्रेकफास्ट में खा जाएगी। इसकी पावर कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती, कहीं स्टैंड नहीं करती। बट जो फन फेड को चलाने में है, वो फन नेकेड चलाने में कहीं भी नहीं है। और ये देखो कितनी आसानी से ट्रिपल स्पीड पे क्रूज कर रही है। आई डोंट नो आपको ब्लिपर के एग्जॉस्ट की नोट आ रही है कि नहीं आ रही है, बट वो बहुत मस्त है भाई। जो साउंड आता ना, और एक पटाखा भी आता है इसमें, क्योंकि इसमें फुल सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही हम लोग 8-9 हज़ार RPM 10,000 RPM के पार जब क्विक शिफ्ट करते हैं तो एग्जॉस्ट में से पटाखा बजता है। वो हर 4 सिलेंडर फुल सिस्टम में होता है। बस ये है जो बड़े सीसी की बाइक्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसमें उतना नहीं होता, क्योंकि 400 सीसी है बस। ये 100 सीसी की तरह निकलती है बिल्कुल ट्रैफिक में से, जैसे स्प्लेंडर वाले निकालते हैं ना, तड़ातड़। मैंने एक्चुअली जब मैंने बाइक ली थी तो साथ में ही मैंने AMC ले ली थी। मैं बाद की टेंशन चाहिए ही नहीं। उसमें मेरे मतलब वैसे इसके साथ 3 साल की वारंटी आती है, तो उसमें 1 साल की एक्सटेंड हो गई थी वारंटी।
और 8 सर्विसेज कम्प्लीटली फ्री, विच उसके अंदर ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, मतलब जो एक नॉर्मल सर्विस में होता है वो सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आई डू नॉट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी फॉर सर्विसेज। हाँ, अब जैसे कूलेंट अगर रिफ़िल करना है तो उसका मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैंने H2 की जब सर्विस कराई थी, सेकंड सर्विस, तो उसके अंदर कूलेंट थोड़ा सा डला था तो मैंने 47 रुपीज़ दिए थे उसके। बाकी द एंटायर सर्विस अंडर AMC इज़ कम्प्लीटली फ्री, बिकॉज आप ऑलरेडी ख़रीद चुके हो, उसका पैसा ऑलरेडी आप पहले दे चुके हो। कावासाकी की 300 की मेरी सर्विस मेरे को ऑलमोस्ट पड़ती थी 7 से 8 हज़ार रुपये। मेरी Ninja 1000 है, उसकी सर्विस पड़ती है 10 से 11 हज़ार रुपये। इसके मतलब उसके बीच में कहीं लगा लो 8-9 हज़ार रुपये पर सर्विस पड़ती ही पड़ती, बिकॉज दीज बाइक्स आर प्रिटी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। अगर छोटा सा भी कोई पार्ट अगर इसका टूट गया तो टाइम और कॉस्ट दोनों बहुत ज़्यादा है, बिकॉज सारे पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं। कावासाकी की डीलरशिप बोल के चलती है, अगर पूना में अवेलेबल हुआ तो हफ्ते में आ जाएगा, और अगर थाईलैंड से इंपोर्ट करना पड़ा तो 1.5 महीना लगा के चलो, आपको 1.5 महीना लग जाएगा। एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे पास 2018 300 थी, उसकी एक साइड की फेयरिंग, उसमें एक स्प्लेंडर आ जाए, मतलब 52,500 रुपये की एक साइड की फेयरिंग थी। ये पटाखा बजा, एक साइड की फेयरिंग थी, क्योंकि वो होती थी थाईलैंड से डायरेक्ट इंपोर्ट। फिर 2018 मेरी चुनिंदा लास्ट बाइक्स में से एक थी, और उसके बाद इन्होंने लोकल शुरू कर दिया था, तो अब उसकी कॉस्ट 5-6 हज़ार रुपये के आसपास है जो फेयरिंग है उसकी कॉस्ट। बट जो मेरे वाला मॉडल था वो थाईलैंड से इंपोर्ट था, तो दैट वॉज एक्सपेंसिव। तो मैं इसको सुपर बाइक तो बोल ही नहीं सकता, ये स्पोर्ट्स बाइक है। द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स इट हैज़ एज अ सुपर बाइक, ये 4 सिलेंडर है और कुछ नहीं। बाकी बहुत शांत बाइक है इन टर्म्स ऑफ अग्रेशन। 8000 RPM तक तो कुछ बोलती नहीं है ये। 8000 RPM तक तो आपको ऐसे लगेगा कि आप नॉर्मल सिंगल सिलेंडर या ड्यूल सिलेंडर बाइक चला रहे हो, इतनी अग्रेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही 8000 RPM पार हुए ये पागल हो जाती है। आई डोंट नो आपको इसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल नया सेटअप है, और इस सेटअप के साथ मैं पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ। एक बार पता चल जाएगा, फिर हम रेगुलर मिलेंगे। मतलब आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए व्लॉग में। और बाकी मैंने बहुत सारी रील्स अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे, आप उनको एंजॉय कर सकते हो। मोस्टली आर आइदर बाइक रिलेटेड और फनी कंटेंट। अपने को टेंशन वाला कुछ चाहिए ही नहीं। चलो, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।